मेरे प्यारे साथियों, नमस्कार। फ्रेंड्स, आज मैं आप सबसे कुछ जो बहुत इम्पॉर्टेंट खबरें हैं, भले ही वो छोटी सी दिखाई दे रही हों, लेकिन एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से वो बड़ी खबरें हैं, उनके बारे में बातें करने जा रहा हूँ। एक तथ्य जो मेरे मन में है, वह मैं आप लोगों के साथ ज़रूर शेयर करूँगा। फ्रेंड्स, ये जो छोटी छोटी खबरें होती हैं, हम इन्हें छोटी छोटी मानकर अवॉइड कर देते हैं। लगता है कि इनके बारे में क्या जानना। प्लीज़ ऐसा न करें, और अब तो बिल्कुल भी ऐसा न करें, क्योंकि अब एग्जामिनेशन की डेट डिक्लेयर हो गई है, और हालांकि पहले से ही मालूम रहती है, 24 मई। इसका मतलब यह हुआ कि खासकर फरवरी और मार्च की जो खबरें हैं, वे प्री एग्जामिनेशन की दृष्टि से बहुत बहुत और बहुत इंपॉर्टेंट हैं। करेंट अफेयर्स के तहत जो ज़्यादातर क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, वो जनवरी, फरवरी और मार्च के ही होते हैं। हालांकि दिसंबर को भी उसमें शामिल कर लिया जाता है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि उसके पीछे की खबरें शामिल नहीं होती हैं, लेकिन उनकी संख्या थोड़ी कम होती है। जो छोटी छोटी खबरें होती हैं, उनका जो दूसरा महत्व है, वो ये है कि यदि छोटी खबरों पर आपका ध्यान है, तो जो बड़ी खबरें हैं उनको समझने में आपको आसानी होती है, और साथ ही जो अनुमान लगाने की आपकी क्षमता है सही उत्तर तक पहुंचने के लिए, वह बढ़ जाती है। इसलिए प्लीज छोटों को इग्नोर न करें, जीवन में भी और पढ़ाई में खबरों की दृष्टि से भी। तो आइए कुछ ऐसी खबरों को देखते हैं। फ्रेंड्स, एक सूचना है कि हम आईएएस के लिए बहुत सारा उपयोगी कंटेंट अपने इंस्टाग्राम पर पोस्ट करते रहते हैं। इसके लिए आप हमारे इंस्टाग्राम को ज़रूर फॉलो करें। साथ ही हमारा एक टेलीग्राम चैनल भी है। इस पर हमारे आपको सारे कंटेंट के अपडेट देखने को मिलेंगे। इसे भी ज़रूर फॉलो करें। इन दोनों के लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिए गए हैं। दोस्तों, एक जो महत्वपूर्ण खबर है, अभी अभी ताज़ी खबर है, वो मणिपुर को लेकर है। अखबारों में आपने पढ़ा कि मणिपुर में सरकार का गठन हो गया है। मणिपुर की सरकार बन गई है, और लगभग 1 साल पहले लगाए गए राष्ट्रपति शासन को समाप्त कर दिया गया है। 1 साल पहले। और खेमचंद सिंह वहां के मुख्यमंत्री बन गए हैं। यह खबर इंपॉर्टेंट नहीं है। खबर इंपॉर्टेंट यह है कि मणिपुर की इस घटना के पीछे और कौन सी दूसरी घटनाएं हैं। क्या सामान्य तौर पर यदि खेमचंद सिंह मणिपुर के चीफ मिनिस्टर बन गए होते, तो क्या हमारे लिए जानना जरूरी होता? नहीं। लेकिन बात चूंकि मणिपुर की है, इसलिए जानना जरूरी है। और मणिपुर की है, इसलिए जानना जरूरी क्यों है, आइए इसके बारे में थोड़ी सी बात कर लेते हैं। यही वे तथ्य हैं जो आपको सिविल सर्विस एग्जामिनेशन के लायक बनाते हैं। भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी है। जो महत्वपूर्ण बात है वह यह है कि खेमचंद सिंह मैतई समुदाय के हैं, या कह लीजिए मैतई नेता हैं। इनके साथ ही साथ 2 भारतीय जनता पार्टी विधायकों ने डिप्टी सीएम की शपथ ली है। इनमें एक है नेमचा किपजन, जो कुकी समुदाय की हैं, और ये महिला हैं और राज्य की पहली महिला डिप्टी चीफ मिनिस्टर बनाई गई हैं। और जो दूसरे डिप्टी सीएम हैं, वे हैं एल ढिक्कू। ये बात समाप्त हो गई। अब आइए थोड़ा पीछे चलते हैं। 3 मई 2023 वह डेट है जब मणिपुर में मैतई और कुकी, ये जो 2 समुदाय हैं, उनके बीच जबरदस्त रूप से हिंसा भड़क गई। और उस हिंसा से विस्थापित हुए, आप कह लीजिए कि लगभग 50,000 से ज़्यादा लोग अभी भी राहत शिविरों में हैं। यह हिंसा क्यों भड़की थी? सिंपल सी बात है कि जो कुकी समुदाय के लोग हैं, वे अलग प्रशासन की मांग कर रहे थे। तो अब सवाल उठता है कि क्या उन्होंने अलग प्रशासन की मांग छोड़ दी है? आपके दिमाग में ये बात रहनी चाहिए कि नहीं, उनके अलग प्रशासन की मांग अभी भी कमजोर नहीं हुई है। अभी भी जो सरकार का गठन हुआ है, उसमें जो कुकी का एक समुदाय है, कुकी जो काउंसिल, उसने सरकार से दूरी बना करके ही रखी हुई है।
और साथ ही साथ उसने चेतावनी भी दी है कि कोई कुकी विधायक यदि सरकार में शामिल होता है तो यह उसका व्यक्तिगत फैसला होगा, वह अपने जोखिमों पर यह फैसला करे। तो उसकी यह जो लैंग्वेज है, उस लैंग्वेज से आप समझ सकते हैं कि क्या सच में जो चीफ मिनिस्टर बनाए गए हैं, क्या वे वहाँ कानून और व्यवस्था की स्थिति को बनाए रख सकेंगे। दोस्तों, दुर्भाग्य से सरकार के गठन के 2 दिन बाद ही फिर से मणिपुर में हिंसा भड़क उठी है। यहाँ तक कि ये खबर है, और ये खबर ऐसी है जिसे एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से आप इम्पोर्टेंट मान सकते हैं। इसलिए आपको चाहिए कि आप इस पर बाकायदे निगाह रखें और इस टॉपिक को अपडेट करें। देखिए, जो नॉर्थ ईस्ट है, नॉर्थ ईस्ट हमारे लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है, राष्ट्रीय सुरक्षा की दृष्टि से भी और विकास की दृष्टि से भी। इसीलिए आप देखिए कि पिछले कुछ सालों से आपने महसूस किया होगा कि सरकार नॉर्थ ईस्ट के डेवलपमेंट के लिए बहुत सी योजनाएं लेकर के आ रही है, और इससे नॉर्थ ईस्ट के विकास में मदद भी मिली है, उसकी गति भी तेज हुई है। और सच पूछिए तो वहाँ के लोगों में संतोष का कुछ भाव भी आया है। लेकिन ऐसा नहीं कि वहाँ की जो समस्याएं हैं उनका पूरी तरह से समाधान हो चुका है। दोस्तों, जो दूसरी खबर है वह भी नॉर्थ ईस्ट से जुड़ी हुई खबर है, और ये बहुत ही ताजी खबर है। अभी नागालैंड में एक त्रिपक्षीय समझौता हुआ है, नागालैंड, और इस समझौते का संबंध पूर्वी नागालैंड से है और पूर्वी नागालैंड के 6 जिलों से है। पूर्वी नागालैंड के 6 जिलों को प्रशासनिक स्वायत्तता देने से संबंधित त्रिपक्षीय समझौता हुआ है। मैं जब कह रहा हूं कि त्रिपक्षीय समझौता हुआ है, तो ये 3 पक्ष कौन कौन से हैं ये आपको मालूम होने चाहिए। 3 पक्ष में एक पक्ष है केंद्र सरकार, दूसरा पक्ष है राज्य सरकार, तो तीसरा पक्ष कौन सा है? तीसरा पक्ष स्वाभाविक रूप से वह होगा जो लगातार इन 6 जिलों में प्रशासनिक स्वायत्तता के लिए संघर्ष कर रहा है। तो इस तीसरे पक्ष का नाम आपको मालूम होना चाहिए। तीसरे पक्ष का नाम है ईस्टर्न नागालैंड पीपुल्स ऑर्गेनाइजेशन। ईस्टर्न नागालैंड यानी कि पूर्वी नागालैंड पीपुल्स ऑर्गेनाइजेशन, जिसका शॉर्ट फॉर्म है ENPO, राइट। और इस समझौते के अंतर्गत जिसका गठन किया गया है उसका भी नाम आपको मालूम होना चाहिए। देखिए, सिविल सर्विस एग्जामिनेशन इन सब बातों को बहुत प्रेफरेंस देता है। आप सामान्य तौर पर भी कह सकते हैं कि प्रशासनिक स्वायत्तता देने के लिए एक संस्था का गठन किया गया है, बात खत्म हो गई। लेकिन अगर दूसरा एक स्टूडेंट है जो ये लिखता है कि इस समझौते के अंतर्गत फ्रंटियर नागालैंड टेरिटोरियल अथॉरिटी का गठन किया जाएगा, तो बात एकदम अलग हो जाती है। मैं रिपीट कर रहा हूं, जिस संस्था का गठन किया जाएगा वह है फ्रंटियर नागालैंड टेरिटोरियल अथॉरिटी। तो दोस्तों, ये जो अथॉरिटी है ये बाकायदे वहाँ के स्वायत्तता के लिए काम करेगी। और आप जानते हैं कि हमारे संविधान में इस तरह की व्यवस्थाएं की गई हैं, जो बहुत आदिवासी बहुल इलाके हैं उन्हें स्वायत्तता दी जाए ताकि वे अपने विकास के लिए काम कर सकें और अपनी भाषा और संस्कृति की रक्षा भी कर सकें। तो दोस्तों, ये खबर थी नागालैंड के बारे में। और तीसरी जो खबर है वो छोटी सी खबर है, लेकिन मुझे लगता है कि सिविल सर्विस की तैयारी करने वाले स्टूडेंट को जानना ही चाहिए। और वो ये कि जो जाने माने समाजशास्त्री और लेखक थे आंद्रे बेते, उनका निधन हो गया। ईश्वर ने उनको लंबी उम्र दी। समाज शास्त्री, वे 2003 से दिल्ली विश्वविद्यालय में समाजशास्त्र के प्रोफेसर एमिरेट्स थे। उनका जो काम है वो भारत में जाति व्यवस्था और सामाजिक असमानताओं पर है, और इसके लिए जो उनका काम है वो माइलस्टोन माना जाता है। फ्रेंड्स, मैंने इनकी लिखी हुई बहुत सी किताबें पढ़ी हैं। 2 किताबें तो अभी भी इनकी मेरी लाइब्रेरी में मौजूद है, जिन्हें बीच बीच में मैं पलट लिया करता हूँ। जाति, वर्ग और सत्ता, और जो दूसरी किताब है भारत में समाज और राजनीति। मैं व्यक्तिगत तौर पर इनका बहुत बड़ा प्रशंसक रहा हूँ, इनके लेखन का। इनके लेखन में एक प्रकार की सामाजिक दृष्टि मिलती है, वैज्ञानिक दृष्टि मिलती है। सच पूछिए तो पता नहीं क्यों आंद्रे बेते की खबर पढ़ने के बाद
मुझे ऐसा लगा जैसे कि मेरे अंदर से कुछ रिक्त हो गया हो, कुछ टूट गया हो, कुछ बाहर चला गया हो। दोस्तों, ऐसे व्यक्ति के निधन पर डेफिनेटली मन थोड़ा सा उदास हो जाता है। तो मैं व्यक्तिगत स्तर पर अपनी ओर से आंद्रे वेतर के प्रति बहुत बहुत हार्दिक श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ। तो दोस्तों, आज के खबरों के बारे में बस इतना ही, और इसी के साथ ही आज के इस डेली ऑडियो लेक्चर को यहीं समाप्त करता हूँ। नमस्कार।